जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक-ठाक हैं। हमारी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हमारी सेकंड क्लास है जिसमें हम अ, पॉलिटी के कुछ बेसिक और चीज़ें देखेंगे, जैसे साइलेंट फीचर्स के बारे में क्या-क्या विशेषताएँ हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो देखेंगे। कितने पार्ट्स में बँटा हुआ है, कितने शेड्यूल्स हैं, प्रिएम्बल क्या कहता है, ये सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये क्लास वैसे तो छोटी होने वाली है, तो हम इसको फटाफट खत्म करते हैं कि एक चीज़ जो-जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही लेकर के आया हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है? स्टार्ट करें? चलिए। सबसे पहले हम देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ। हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि क्या-क्या चीज़ें रही हैं, कैसे-कैसे संविधान बना है, शुरुआत से लेकर के सारी चीज़ें। हमने ये भी देख लिया था कि 26 नवंबर को एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। यहाँ तक हमने बातें कर ली थी। जब लागू किया गया तो ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली थी। अब आते हैं सैलेंट फीचर्स, यानी इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं सर, आप बता दीजिए। तो सबसे पहली विशेषता ये रही, बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिटेल में पढ़ाओ तो आप ही लोग फिर क्लेम करने लगते हो कि सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे हो या फिर आप कई सारी चीज़ें ऐसी पढ़ा रहे हो, ठीक है? इतना मत पढ़ाया करो। तो ठीक है भाई, जैसा आप कहोगे वैसे ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहला देखो, वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान हमारा है, पहली बात। क्या सर बिना लिखा हुआ संविधान भी होता है? जी हाँ। तो कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन-सा है? यूके। ठीक है? वहाँ पर क्या है, जैसे कि कल्चरल है या ट्रेडिशनल वे में है कि ओरली सब कुछ चल रहा है कि हाँ भाई, बात से ही बात बन जाती है, तो फिर लिखने की ज़रूरत क्या है? ठीक है? तो वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहला पूछते कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ आ गया था, तो हमारे यूएस में आ गया था। ठीक है? और हमारे पास भी क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात। दूसरा विशेषता क्या है सर, कि हमारा जो संविधान है सर, वो कई सारे सोर्सेज़ से मिलकर के बना है, अभी हम देखेंगे। तीसरा क्या है सर? तो तीसरा ये है कि हमारा जो संविधान है ना, ये पूछा जाता है कि रिजिड है, फ्लेक्सिबल है या दोनों का मिक्सचर है, तो सर दोनों का मिक्सचर है। देखो, आखिर क्या मतलब है इस रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का? तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक वो लगाया था, हाँ, यहाँ देखो, अनरिटन मैंने लगा दिया है, अनरिटन का एग्ज़ाम्पल ये रहा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमारे यहाँ कुछ रूल्स हैं, ठीक है? संविधान में कुछ रूल हैं। तो अब अगर उस रूल को क्या करना हो, अमेंड करना हो या उसमें कोई सुधार करना हो, रिफ़ॉर्म करना हो, तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर चाहिए, बहुत कठिन है। रिजिड का मतलब क्या होता है? हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? उसको मोड़ना, तोड़ना, मरोड़ना मुश्किल हो। वही बात है, हम किसके तोड़ने मरोड़ने की बात कर रहे हैं? संविधान की। तो संविधान में क्या है? रूल्स हैं, एक्ट हैं। तो अगर उनको तोड़ना मरोड़ना है और बहुत कठिनाई हो, यानी उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर्स वगैरह लगाने पड़े, तो हम उसको रिजिड कह देते हैं। फ्लेक्सिबल हो, जिसमें आसानी हो, कंपेयर टू दिस, थोड़ा-सा आसानी हो, थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो हम उसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं। अब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए, फ्लेक्सिबल का सबसे अच्छा उदाहरण तो यूके, और हमारा क्या है? तो हमारा दोनों है। कौन-कौन सा प्रावधान है, कहाँ-कहाँ पर रिजिडिटी है, कहाँ-कहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है, वो हम आगे देखेंगे इत्मीनान से। ये सारी बातें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। रिजिडिटी कहाँ है, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है, दोनों का मिक्सचर कहाँ है, वो समय के साथ-साथ मैं बताता चला जाऊँगा। इससे भूमिका बाँध रहे हैं हम, क्योंकि अभी अगर बताने लगूँ ना इन सबको, तो फिर समझ नहीं आएगा। जैसे-जैसे टॉपिक्स आएँगे, हम वैसे-वैसे इनको डिस्कस करेंगे। अब आ जाता है चौथा पॉइंट, वो क्या है कि सर फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसका क्या मतलब होता है सर? कि सर देखने में तो हमारा ऐसा है, फेडरल का मतलब ये होता है पावर का बँटवारा, ठीक है? कि आप तो कहते हो सर पावर का हमारे बँटवारा है कि एक सरकार सेंटर में बैठी है, फिर स्टेट में बैठी है, फिर कहो तो सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ है, फिर गाँव लेवल पर कुछ है, ठीक है? तो ऐसे कह दो तो पावर का बँटवारा तो देखने को मिलता है। बट आप अगर देखोगे सच्चाई में, तो यूनिटरी बायस है, यानी सेंटर के साथ थोड़ी बायसनेस करी गई है उसको एक्स्ट्रा पावर देकर के। ये बात कहा गया, ठीक है? कैसे पावर दिया गया है, अभी हम देखेंगे। 2 मिनट का समय दो, सब चीज़ देखेंगे। 5वां जो खूबी है वो ये है कि सर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। 2 तरह के मेनली होते हैं, और वैसे तो बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, बट अगर इस बेसिस पर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल 2 तरह के गवर्नमेंट होते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहाँ है। इस तरह के मॉडल को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल कह देते हैं। क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बहुत डिटेल टॉपिक है, तो हम पार्लियामेंट के समय में देखेंगे। बस इतना ध्यान रखना, ये वेस्टमिंस्टर मॉडल होता है। कहाँ से हमने लिया है? तो यूके से ही लिया हुआ है, ठीक है? तो हम डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करो। उसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हैं, विशेषताएँ? तो सर ये जो संविधान है हमारा,
हम सबको अपना मौलिक अधिकार देता है, कुछ राज्य के नीति निर्देशक देता है जिसको डीपीएस भी कहते हैं, ये तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज देता है, ये भी डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में 42वें संविधान संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको इनकलकेट किया गया था, संविधान में शामिल किया गया था। पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता मत कीजिए। और क्या खूबियां हैं सर? तो खूबियां ये है कि हमारा संविधान सेकुलर स्टेट को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। सेकुलर स्टेट यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का क्या मतलब है सर? तो ये भी ध्यान रखना कि सेकुलर शब्द जो है प्रियम्बल में, वो भी 42nd के तहत क्या किया गया था? इन किया गया था। खैर, अब देखो, नो ऑफिशियल रिलीजन, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश का कोई एक आधिकारिक क्या है? धर्म नहीं है। सारे धर्मों का इस देश में इक्वली रिस्पेक्ट है, इक्वली इज्जत सम्मान मिलती है। और क्या है सर? तो और विशेषता यह है कि संविधान जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर देता है, ठीक है, उनको इंडिपेंडेंट रखता है बाकी चीजों से। सिंगल सिटीजनशिप है कि भारत में एकल नागरिकता जिसको कहते हैं, कि बस एक ही जगह, ऐसा नहीं है कि बिहार में रह रहे, यूपी में रह रहे, राजस्थान में रह रहे तो वहाँ की नागरिकता अलग है। जैसे आप यूएस में देखोगे तो स्टेट की नागरिकता अलग होती है, सेंटर की अलग होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करें, इसका मतलब क्या है सर? तो हर 18 वर्ष से ज्यादा जो भी यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी जगह का हो, अगर इंडिया के किसी रीजन में रह रहा है और वो 18 साल की उम्र पूरा कर चुका है, वो किसी जेंडर का है, किसी कास्ट का है, डजेंट मैटर, वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। और क्या है सर? तो इमरजेंसी के प्रोविजन से आपातकाल की प्रावधान है, ये डिटेल में देखेंगे, तो अभी के लिए रहने देते हैं। और क्या है सर? तो तुमने देखा होगा कि हमारे देश में इंटीग्रेटेड कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, आईएएस आईपीएस, ये सब चीजें हो गई, तो वो भी सुविधाएं देता है। उसके अलावा जो अ, अल्पसंख्यक या जनजाति या जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो पिछड़े हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस देता है, स्पेशल प्रावधान देता है। कौन? हमारा संविधान। और क्या-क्या देता है सर? तो 3 ईयर गवर्नमेंट, इसको भी डिटेल में देखेंगे। जैसे आप देखोगे 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये लागू होता है। इसके तहत क्या जाता है? सबसे पहले पीआरआई लागू होता है, फिर इसमें क्या आता है? म्युनिसिपैलिटी आ जाती है ना? तो हम देखेंगे कि कैसे जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर सरकारों का बंटवारा, कैसे चीजें चलाई जाती हैं। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर लेंगे हम, 97वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी बस सिर्फ इतना जान लो कि इनमें से क्या साइलेंट फीचर से क्या हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब जैसे आपने देखा ना कि कह रहे हैं कि सर हमारा ओरिजिनल फेडरल फीचर नहीं है, ठीक है। फेडरल आप कह रहे हो, संघवादी कह रहे हो, संघीय विशेषता कह रहे हो, संघीय व्यवस्था कह रहे हो हमारे देश की, लेकिन आप कह रहे हो कि सर पावर सबसे ज्यादा सेंटर को दिया, तो कैसे समझना? कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो फेडरल यानी संघीय विशेषता को दिखाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे डुअल गवर्नमेंट, संघीय विशेषता या संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है कि पावर का बंटवारा। किसी चीज से पावर का बंटवारे का पता चलता है, वो सब फेडरल फीचर में आ जाएगा या फिर संघीय विशेषता में आ जाएगा। जैसे डुअल गवर्नमेंट क्या है कि सर सेंटर पर एक अलग सरकार है, स्टेट पर एक अलग सरकार है, तो पावर का एक डिवीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा सर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सर, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें क्या है, सबके लिए अलग अलग प्रावधान है, तो उसमें भी डिविजन होते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई आप कहीं पर भी रहो, चाहे वो राज्य में रहो, सेंटर में रहो, ऐसा नहीं है कि सेंटर का बहुत ज्यादा चलेगा, ठीक है। स्टेट का अगर कहीं राइट बनता है तो उसका भी चलेगा, एक इंडिविजुअल की राइट बनता है तो वहां भी चलता है। ये फेडरल फीचर को दिखाता है। और क्या है सर? तो डिवीजन ऑफ पावर, जैसे आप देखोगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये सब देखेंगे। यूनियन लिस्ट में किसको अधिकार है सर? तो सिर्फ सेंटर को अधिकार है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ जो राज्य हैं उनको अधिकार है कानून बनाने के, और कंकरेंट लिस्ट वो है जिसमें दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी पावर के बंटवारे का ठीक ठाक पता चलता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कई जगह पर, ठीक है, कई जगह पर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो भी दिखाता है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट है, कैसे है जब आएगा ना ये डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ फीचर्स देख लो तुम, क्योंकि तुमसे वन लाइनर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर इसके फीचर्स बता दो, ठीक है। और क्या है सर? तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर में क्या है? तो तुमने पढ़ा ही था कि भाई एक राज्यसभा है, एक क्या है, लोकसभा है, तो दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, ठीक है। ये कैसे कैसे काम करते हैं हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सबके लिए सुप्रीम है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल के लिए अलग है, स्टेट के लिए अलग है। तो ये सारी किसकी विशेषताएं हैं? फेडरल विशेषताएं हैं।
अच्छा सर, अब ज़रा ये बताओ किससे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है या यूनिटरी फीचर है या एकात्मक विशेषता है? तो जैसे अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंटर है, पार्लियामेंट को खूब सारा पावर है ऐसे तो। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक है, ऐसा नहीं है कि हमारे राज्यों के पास अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं भाई साहब, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो भी पता चलता है कि सेंट्रलाइज्ड है। एक ही सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग विशेषता है कि भाई तुम अपना सिटीजनशिप देना शुरू कर दो, नहीं, एक ही सिटीजनशिप है। तो इस सब किसको अफेक्ट कर रहे हैं? तो सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और क्या है सर? जुडिशरी का इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंट नहीं, इंटीग्रेशन, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर, ये भी क्या है? सेंटर का अपना कंट्रोल है, पावर में आता है सेंटर। इमरजेंसी प्रोविजन हम देखेंगे, राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार है सर, गवर्नर को क्या क्या अधिकार है, वो सारी बातें हम करेंगे। पार्लियामेंट कैन चेंज स्टेट बाउंड्री, ये भी अपने आप में क्या है? सेंटर को पावरफुल बनाने का एक तरीका है। और रेसिडुअरी जो पावर है वो सेंटर के तरफ लाई करता है, ये भी देखना है। राज्यसभा में अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग राज्य में अलग अलग राज्यसभा की सीट है, तो ये सब सेंटर को मजबूत करने की विशेषता है, इसलिए इसको यूनिटरी फीचर्स या एकात्मक विशेषताएं कहते हैं, राइट। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, इसमें से ऑप्शंस ये रहते हैं, हालांकि आज मैं क्वेश्चंस लेकर के नहीं आया हूँ, बट मैं आपको दिखा देता, वरना यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ये सीधा दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा यूनिटरी फीचर नहीं है। मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट कमेंट्स की बात कर लें तो कई लोगों ने इस पर कमेंट किया, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई साहब ये बताओ कि ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया था। तो कई सारे लोगों ने कहा कि भाई जो आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना इंडिया में, वैसा फेडरल है नहीं। कई तरह के लोगों ने बात रखी, जैसे केसी वियर बहुत फेमस है। केसी वियर कहते हैं कि इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर, वो क्वासी फेडरल है। क्वासी का मतलब क्या है? बीच का मामला है। देखो यहाँ पर देखने में तो लिखा है ना, क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है? देखने में तो फेडरल है, ठीक है, कि हाँ भाई फेडरल है, लेकिन जो मेन स्ट्रेंथ है ना वो सेंटर के पास है। ये क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि भाई साहब देखने में कैसा है? फेडरल है, संघ का बंटवारा है या पावर का बंटवारा है, लेकिन मेन जो पावर है वो किसके हाथ में? वो सेंटर के हाथ में। दूसरा स्टेटमेंट है ग्रेनविल ऑस्टिन का, ये कहते हैं भाई साहब भारत का जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब है? यहाँ देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों एक साथ काम करते हैं एक कॉमन गोल के लिए। जैसे आपने सुना होगा नीति आयोग, नीति आयोग में सेंटर के भी मेंबर हैं, स्टेट के भी मेंबर हैं। जीएसटी काउंसिल में क्या है? सेंटर के भी मेंबर है, स्टेट के भी मेंबर हैं, ठीक है। अब वो दोनों मिलकर के अपनी अपनी राय रखते हैं, एक कॉमन राय पर पहुंचते हैं, और फिर जो इंपॉर्टेंट है उनके राज्यों के लिए, उनकी जगहों के लिए, तो उस हिसाब से इसको लागू किया जाता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब यही होता है कि एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। इवोर जेनिंग ने कहा कि भाई साहब भारत का फेडरेशन जो है वो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, मजबूत केंद्र वाला संघ है ये। डीडी वासु ने कहा डीडी वासु ने कहा कि भाई साहब ना तो ये प्योरली फेडरल है और ना तो प्योरली यूनिटरी है, दोनों का एक मिक्सचर है। एलेक्जेंड्रोइक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो है ये मोरिस जोन्स। मोरिस जोन्स ने क्या कहा था? बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या है सर? कि ये कहते हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों के दोनों नेगोशिएट करते रहते हैं, बार्गेन करते रहते हैं अपने लिए, ठीक है, कि भाई साहब सौदेबाजी करते रहते हैं कि हमारा फायदा हो, हमारा फायदा हो, हमारा फायदा हो, हमारा फायदा हो, हमारा दे दीजिए, हमारे लिए दे दीजिए, तो वो चीजें चलती रहती है। तो जो भारत का फेडरलिज्म है वो कैसा है? बार्गेनिक फेडरलिज्म। तो ये तीन तो आपको बहुत मोस्टली है कि याद रखने हैं, चार, ठीक है। एक केसी वियर वाला, ऑस्टिन वाला, जेनिंग वाला और मॉरिस जोन्स वाला। अब आगे आ जाते हैं, तो ये तो हमने देख लिया, और आगे आ जाओ। अब ये देख लो कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ से क्या लिया गया। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट जो हेल्पफुल है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ से हमने तकरीबन 250 से ज़्यादा, ठीक है, 250 से ज़्यादा आर्टिकल्स और रूल्स हमने यहाँ से बोरो किए हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? ब्लूप्रिंट कह देते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कह देते हैं हम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कह देते हैं। मेन मेन क्या क्या प्रावधान रहे सर? तो फेडरल स्कीम हमने वहां से लिया, गवर्नर का ऑफिस वहां से लिया, जुडिशियल स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पब्लिक सर्विस वहां से लिया, इमरजेंसी प्रोविजंस वहां से लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वहां से लिए। पर मेन मेन कौन सा है? एक, दो, तीन और चार, ये मेन मेन है। अब एक एक करके देखते हैं और क्या क्या हमने कहाँ से लिया है। तो दूसरे दूसरे देशों से हमने जो जो ठीक लगा वो चीजें ली है, और उसमें हमने फिर सुधार करेंगे। जैसे यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से, देखो ब्रिटेन से ना मेनली हमने जो पार्लियामेंट या उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं ना वो चीजें हमने ली है, ठीक है। तो पार्लियामेंट हो गया। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल प्रोसीजर
क्या होता है, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ये दोनों चीजें बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल देख लो, डिटेल में देखेंगे क्योंकि अभी समय नहीं है यहाँ पर देखने का। अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा, जब उनके रिलेटेबल टॉपिक्स है ना उनके साथ पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा। अभी फिलहाल बस इतना देख लो कहाँ से क्या लिया गया, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो पार्लियामेंट सिस्टम लिया गया, रूल ऑफ लॉ लिया गया, कैबिनेट सिस्टम यहाँ से, मतलब जितने पार्लियामेंट से जुड़े हुए चीजें हैं ना, देख रहे हो ना, लेजिस्लेचर, ये सारी चीजें वहां से ली गई। उसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है। और जो रीट्स जारी करता है ना, ठीक है, ये लिए गए यहाँ से। बाई कैमरलिज्म ये भी पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, और सीएजी का ऑफिस ये भी कहाँ से जुड़ा हुआ है, उन्हीं से। तो ये सब यूके से लिया गया है, राइट। यूएसए से क्या लिया गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसए पावरफुल है तो क्या देगा, राइट्स देगा, तो फंडामेंटल राइट्स हमने वहां से लिए। जुडिशियल को रिव्यू करने की क्षमता देता है ये हमें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी का इंडिपेंडेंस यहां से आता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को बाहर निकालना महाभियोग के थ्रू, ठीक है, कैसे कैसे वो बाहर निकलेंगे हम देखेंगे डिटेल में, बट उनका प्रोसेस ये यहाँ से आया है। जजेस को निकालने का प्रोसेस वो यहाँ से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट यहाँ से लिया गया है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, ये सब यहाँ से लिया गया है यूएसएस से, और ये सारे पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसके एक एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यूएसए के। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डीपीएसपी। डीपीएसपी हम पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पूरा का पूरा हमने आयरलैंड से लिया है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर, ऊपर में क्या था यूएसए से, इम्पीचमेंट, और आयरलैंड प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट का, ये हमने यहां से लिया है। राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं, ये कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया, ठीक है। कनाडा की बात आएगी ना, तो देखो कनाडा सी से स्टार्ट होता है, सी से सेंटर। जो जो गुण सेंटर को मजबूत करने के लिए दिए गए हैं वो सारे सारे सेंटर से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल सिस्टम बताओ बनाओ लेकिन सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखो, हमेशा सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखने की बात करी जाएगी, तो सी से सेंटर, सी से कनाडा याद रखना है। रेसिड्यूरी पावर जिनके पास रहेगा वो देखा लिखा गया यहाँ पर। गवर्नर को अपॉइंट करना ये भी सेंटर का पावर है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हम पढ़ेंगे कैसे ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जारी करता है, ठीक है, आर्टिकल हम देखेंगे, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमने वहां से लिया। ज्वाइंट सिटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्करेंट लिस्ट और एक है ज्वाइंट सिटिंग। ये दो चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हैं, और भी ली हैं बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस, और जो आप पढ़ोगे अभी आगे चल के, और आपने पढ़ा भी होगा कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं कौन कौन से, जो कि क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, हम देखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, हम देखेंगे। यूएसएसआर से हमने क्या लिया है सर, तो फंडामेंटल ड्यूटी लिया है, पूछा जा चुका है। आइडियल ऑफ जस्टिस हमने कहाँ से लिया है, जस्टिस का आइडिया, तो हमने यूएसएसआर से लिया है। 5 ईयर प्लान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रांस से हमने क्या लिया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है फ्रेटर्निटी। एफ से फ्रांस और एफ से फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, बंधुत्व या भाईचारा। और क्या क्या लिया है, तो रिपब्लिक, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी का कंसेप्ट हमने वहां से लिया, इक्वलिटी कंसेप्ट वहां से लिया है फ्रांस से। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है कि संविधान में कौन कौन से संशोधन हो, उसकी जो प्रक्रिया वो हमने साउथ अफ्रीका से ली है। संशोधन और साउथ अफ्रीका ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन, नॉमिनेशन कहां से था बताओ, तो नॉमिनेशन था आपका, ये देखो, आयरलैंड से। और इलेक्शन कहां से है राज्यसभा का, तो साउथ अफ्रीका से, ठीक है। जापान से हमने क्या लिया है, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। नॉर्वे से हमने लिया है कंसेप्ट ऑफ ओम्बड्समैन। जैसे हमारे यहाँ लोकपाल है ना, कि एक हमने क्या कर दिया है, चेक एंड बैलेंस लगा दिया है, लोकपाल के रूप में और लोकायुक्त के रूप में, दोनों टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट, हम पढ़ेंगे डिटेल में। जो क्या कर सकते हैं, जो मेजर ऑफिशियल्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सीएम हो, ये जो बड़े बड़े लीडरशिप हैं, उनके ऊपर रेगुलेशंस लगाने के लिए हमने ये सीट्स लाई थी, ठीक है। तो वैसा कंसेप्ट नॉर्वे में चलता है, जिसको हम ओम्बड्समैन का कंसेप्ट कह देते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे लोकपाल और लोकायुक्त, तब हम वहाँ डिटेल में बात करेंगे। स्विट्जरलैंड से हमने रेफरेंडम का केस लिया है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। बेल्जियम से हमने, ये पूछा जा चुका है, बेल्जियम से हमने कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की जो सरकार का कंसेप्ट चलता है भारत में, वो कंसेप्ट हमने बेल्जियम से लिया। ब्रिटिश डोमिनियन, ठीक है, के समय हमने क्या लिया था, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, मतलब पार्लियामेंट से जुड़ी हुई चीजें, बाकी चीजें हमने देख ली। आगे बढ़े, चलो। अब आ जाता है भारतीय संविधान पर। तो भारतीय संविधान में तुम्हें पता है
कि ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स 22 पार्ट में बटा हुआ था और 8 शेड्यूल थे। इतनी बातें पता है। वर्तमान में अगर बात करें तो सीधा यही पूछ लिया जाता है, 470 से ज़्यादा आर्टिकल्स 25 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट्स में बटा हुआ है और 12 शेड्यूल में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ शेड्यूल लिख लेना। ठीक है, तो ये अभी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब आ जाते हैं एक-एक करके शेड्यूल देख लेते हैं। तो एज़ यूजुअल तुम्हें पता है इसका कांसेप्ट, याद रखने का तरीका क्या होता है? ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जो याद करते आए हो बस उसको याद रख लो। ज़्यादा नया दिमाग नहीं लगाना है, हीरो नहीं बनना है। ठीक है, जिससे भी काम हो रहा है उसको यूज़ करो ना, जिससे भी काम बन रहा है, तो दिमाग में खुराफाती ले आना, अपना इस्तेमाल करो। तो फर्स्ट शेड्यूल किसकी बात करता है? टेरिटोरियल से रिलेटेड चीज़ों की बात करता है, बस कीवर्ड याद रखो। टेरिटरीज़ में क्या आ जाते हैं? स्टेट आ जाता है, यूटी आ जाता है, जितना भी भारत का लैंड है या जिस पर भारत का भविष्य में वो होगा, पकड़ होगा, जैसे एलओसी और बाकी वाला एरिया हो गया, ठीक है, पीओके और वाला एरिया हो गया, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो जितना टेरिटोरियल एरिया है हमारा, उन सब से जुड़ा हुआ मुद्दा किसमें आ जाता है? फर्स्ट शेड्यूल में आ जाता है, पहले शेड्यूल में आ जाता है। दूसरे में क्या जाता है? दूसरे में आ जाता है ई से इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स यानी सैलरी, अलाउंसेस, जो भी पैसे रुपए दिए जा रहे हैं ना, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, जजेस को, सीएजी या फिर जो भी अधिकारी हैं, इन सबको जो पैसे रुपए दिए जा रहे हैं, ये सारा दूसरे में आ जाता है। तो ई फॉर इमोल्यूमेंट्स याद रखना है, टी फॉर टेरिटोरी याद रखना है। अब ए आ जाता है, ए फॉर एफर्मेशन, ए फॉर एफर्मेशन। ठीक है, तो ओथ या एफर्मेशन, जो शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं ना, उसका कंसेप्ट थर्ड शेड्यूल में आ जाता है। चौथा में क्या आता है सर? तो आर से राज्यसभा, कीवर्ड पकड़ते जाओ, आर से राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन, कैसे कैसे सीट्स बटेंगे, उनका डिसीजन फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है। पांचवें में क्या है सर? तो पांचवें में है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल इस फॉर शेड्यूल एरियाज के बारे में। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में जो स्पेशल बातें लिखी गई हैं उनके लिए, कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं उनके लिए। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है? तो अदर स्टेट्स। इनमें जो स्टेट आएंगे ना, पांचवें शेड्यूल में जो स्टेट्स आते हैं, उनके अलावा जो स्टेट्स आते हैं उनको हम अदर स्टेट कह देंगे, जिसमें कौन कौन आएगा? एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मनी नहीं है, मणिपुर छोड़ करके बाकी चारों आ जाएंगे। तो ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और ए से मेघालय। मणिपुर नहीं रहता, ये ध्यान रखना है, पूछा गया आपके एग्जाम। सातवें शेड्यूल में इसको एफ से याद रखना है, एफ फॉर फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन या फेडरल, फेडरल फीचर। फेडरल में क्या था? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था? यूनियन, स्टेट और कनकरेंट, ये तीन पार्ट में बटा हुआ है लिस्ट। यूनियन मतलब सेंट्रल, जिस पर अपना रूल बना सकता है, स्टेट मतलब स्टेट जिस पर रूल बना सकता है, कॉन्करेंट मतलब जिस पर दोनों मिलकर रूल बना सकते हैं। आठवां शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, ओ से क्या हो जाता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे पास कितने ऑफिशियल लैंग्वेज हैं सर? तो ऑफिशियल लैंग्वेज है 22। ठीक है, कितने हैं? 22। एल से क्या हो जाता है? तो एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, लैंड रिफॉर्म जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो एल से लैंड रिफॉर्म्स 9th शेड्यूल में आ जाता है। डी से क्या होता है सर? तो डी से एंटी डिफेक्शन लॉ, डी से एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में आता है, ये पूछा जा चुका है। 11th शेड्यूल में क्या आ जाता है सर? तो 11th में पी से पंचायती राज या पंचायती राज से जुड़े हुए मुद्दे आ जाते हैं। 12वें शेड्यूल में क्या आता है सर? तो 12वें शेड्यूल में आ जाता है म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपैलिटी से जुड़े हुए मुद्दे आ जाते हैं। तो ऐसे करके ये सारी चीजें याद रखनी है, सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ना है, क्योंकि तुमसे यही पूछता है वन लाइनर देकर के, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आजकल बहुत ज़्यादा फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल जो है वो न्यूज़ में है, वैसे तो हम सारे शेड्यूल पढ़ेंगे, बट इसको ब्रीफ में हम देख लेते हैं। तो एक बार देख लो, देखो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। पहला ये कि फिफ्थ शेड्यूल में वैसे कुछ एरियाज जो कि शेड्यूल्ड एरियाज है, शेड्यूल मतलब पिछड़े हुए एरियाज है, ठीक है, उनको चिन्हित किया जाता है और उनके लिए स्पेशल फंड, स्पेशल ट्रांजेक्शन, स्पेशल चीजें दी जाती हैं, स्पेशल प्रोसीजंस होते हैं, जैसे झारखंड, जैसे उड़ीसा, जैसे छत्तीसगढ़, ये सब राज्य हो गए, ठीक है, जो काफी पिछड़े हुए हैं। अब सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है? तो सिक्स शेड्यूल में मेनली 4 स्टेट आते हैं जिसमें एटीएम में मनी नहीं है। ए से असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, 4 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के। दोनों में फर्क क्या होता है? देखो फिफ्थ शेड्यूल में क्या हो जाता है कि फिफ्थ शेड्यूल में गवर्नर का रूल होता है, प्लस एक काउंसिल बनाई जाती है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, ये 2 काउंसिल होती है। इसमें मेनली क्या होता है ना, सरकारों का बड़ा वर्चस्व होता है। बट सिक्स शेड्यूल की अगर हम बात करें तो सिक्स शेड्यूल में होता ये है कि भाई साहब उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल बनाए जाते हैं। ऑटोनोमस कहने का मतलब क्या है सर? स्वायत्तता जिला, यानी वैसे जिला या वैसे बॉडी या वैसे काउंसिल बनाए जाते हैं जिनको अपना निर्णय लेने का खुद अधिकार होता है। इसलिए लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें इसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, इनके लिए ऊपर से आदेश लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गवर्नर बैठा हुआ है। गवर्नर किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का बैठा हुआ है। खैर,
और इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट खुद अपने लिए, अपने लोगों के लिए नियम बना सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। अब इस केस में क्या होता है सिक्स्थ शेड्यूल में कि इसमें मोर ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का मतलब अपना पावर है, अपना फ्रीडम है। इसमें कम है, फिफ्थ वाले में कम है। इसमें क्या है कि गवर्नर रेगुलेट कर रहा है लॉ, इसमें काउंसिल जो जिले लेवल पर बनाई जा रही है वो कर रही है। अब इसमें फायदा ये होता है ना जिले लेवल पर बनाने का, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें मान लो इसमें जिला लेवल पर अलग-अलग लोग रह रहे हैं, ठीक है? तो अलग-अलग लोग रह रहे हैं, अलग-अलग ज़मीनें हैं, अलग-अलग वहाँ का माहौल है। तो उनके हिसाब से कानून बनाना जितना बेसिक लेवल पर बनाएँगे, जितना ग्राउंड लेवल पर बनाएँगे ना, उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है? क्योंकि हर छोटी चीज़ उनको अफ़ेक्ट करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस रीजन्स के लिए। इसमें जुडिशियल पावर जो है वो लिमिटेड है, जबकि इसमें काउंसिल के पास जुडिशियल पावर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो काउंसिल आपने देखा ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इनके पास थोड़ा बहुत जुडिशियल पावर भी हो जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, जबकि ये ऑटोनोमस होती है, खुद का अपना काम कर सकती है। इसमें फाइनेंशियल जो पावर है ये लिमिटेड है, जबकि इसमें जो काउंसिल बनी है ये टैक्स भी लगा सकती है। देख रहे हो, टैक्स भी लगा रही है, अपने रूल्स रेगुलेशन से बना रही है, अपना जुडिशियल पावर भी एस्टेब्लिश कर रही है, तो ये सारे गुण इसमें मिल जाते हैं। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आपने देखा बनाई गई, इसमें नहीं बनाई गई, ठीक है? इसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो डिक्लेयर करता है कौन सा एरिया, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो ये वाला ज़्यादा फ्रीडम है, ज़्यादा इसमें ऑटोनॉमी होती है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शन जिसमें गवर्नर बेस्ड है, जबकि ये काउंसिल बेस्ड है और इसमें ज़्यादा ऑटोनॉमस मामला रहता है सिक्स्थ शेड्यूल में। तो ये ध्यान रखना। अब एट्थ शेड्यूल से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है बस वो देख लो। तो 8वां शेड्यूल जब बनाया गया तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज डाले गए कि ये सब लैंग्वेजेज़ यूज़ होंगे। इसमें जब लागू किया गया संविधान 1950 में तो 14 लैंग्वेज शामिल किए गए। कौन-कौन से थे? देखो, ए से असम, ए से 1, बी से 1, बी से बंगाली, उसके बाद जी से 1, जी से गुजराती, फिर आता है एच से 1 हिंदी, उसके बाद कन्नड़, कश्मीरी 2 हो गए, फिर मलयालम, मराठी, उसके बाद उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएँ ऐसी हैं, इनको रटना है, नहीं रटना है। क्या याद करना है? ये याद करना है। 3 अमेंडमेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले 21वीं, 71 और 92। 21, 71 और 92, ठीक है? ऐसे याद रखना है 21, 71 और 92। सबसे पहला जब अमेंडमेंट हुआ 1967 में होता है, ठीक है? इसके थ्रू क्या जोड़ा जाता है? सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। अब कितने हो गए? 15 भाषाएँ हो गई, यहाँ तक। फिर होता है 71वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। कब होता है? 1992 में। इसमें 3 भाषाएँ जोड़ी जाती हैं। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ये रखना है कोमानी। क्या याद रखना है? कोमानी। कोमानी, को से कोंकणी, म से मणिपुरी और ने से नेपाली। तो कोमानी से आप याद रख सकते हो कि भाई साहब 71वां अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 3 भाषाएँ जोड़ी गई। फिर आता है 92वां अमेंडमेंट, कब? 2003 में। इसमें 4 भाषाएँ जोड़ी गई हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है सर? तो इसको याद रखने का तरीका है बो, डो, मौ, सी। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है? बोडो मौसी, बो से बोडो, डो से डोगरी, मौ से मैथिली और स से संथाली। तो ये 4 भाषाएँ इसमें जोड़ी गई थी। तो ये चारों भाषाएँ मिलकर के टोटल अब कितनी हो गई? 22, टोटल 22 भाषाएँ हो गई। अब सबसे पहले में फर्स्ट अमेंडमेंट के समय क्या हुआ? मतलब इसका पहला अमेंडमेंट था। इसमें 1 भाषा जोड़ी गई, दूसरे में 3 भाषा जोड़ी गई और तीसरे में 4 भाषा जोड़ी गई। ये ध्यान याद रखने का तरीका बता दिया। अब दूसरा एक केस आता है जहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं, वो है क्लासिकल लैंग्वेज का। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है सर? क्लासिकल लैंग्वेज तो जरा बता दीजिए सर। सबसे पहले ये डिसाइड कौन करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो इसको डिसाइड करती है। अब इसके लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं भाई, ये पूछा जा चुका है तुम्हारे एग्जाम में, कई सारे एग्जाम्स में भी हाल में पूछा गया है। क्या क्या मापदंड है सर? पहला ये कि जो लैंग्वेज है उसी को शामिल किया जाएगा जो बहुत पुराना हो। कितना पुराना सर? तो 1500 से लेकर 2000 साल पुराना हो, हाईली एंटिक्विटी हो, ठीक है। दूसरा ये है कि उसका जो लिटरेचर हो काफी ज्यादा रिच हो, काफी समृद्ध लिटरेचर हो, ठीक है, उसमें लिटरेचर में बाहर से कुछ देने की जरूरत ना पड़े। तीसरा क्या है सर? तीसरा ये है कि ओरिजिनल उसका अपना लिटरेचर हो, ठीक है, कहीं से उसने बोरो नहीं किया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और चौथा क्या केस रखा गया सर? कि जो मॉडर्न फॉर्म है ना उसका, उससे वो अलग हो, ठीक है। तो ये 3-4 क्राइटेरिया रखेगा तभी जाकर के वो क्लासिकल लैंग्वेज में हो पाएगा। अब तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पहले तो क्राइटेरिया पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है टोटल कितने हैं, तो टोटल वर्तमान में 11 है। शुरू में कितने थे? तो देख लो, सबसे पहला जो लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज, वो कौन था? तमिल, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई साहब आप अपना एक लिस्ट बना लिए ये वाला, ठीक है, ये लिस्ट बना लिए कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसमें आपने ऑफिशियल लैंग्वेज को दे दिया, बट और भी तो लैंग्वेज है, उनको भी तो वो मिलना चाहिए, ठीक है।
तो उसके लिए ये चीज़ें करी गई और साउथ में खास करके लैंग्वेज को लेकर के एक अलग ही चीज़ें रहती हैं वहाँ पर, ठीक है? खैर, अभी हम देखेंगे, उसको भी जब देखेंगे जब हम स्टेट का रीऑर्गनाइज़ेशन पढ़ेंगे ना अगले क्लास में, तो वहाँ हम देखेंगे कैसे-कैसे क्या हुआ। सबसे पहला जो आता है भाषा क्लासिकल लैंग्वेज, जो कौन है? तमिल। कब? इसको 2004 में घोषित किया गया पहला क्लासिकल लैंग्वेज। उसके बाद आ जाता है संस्कृत, फिर कन्नड़, फिर तेलुगु, फिर मलयालम, फिर उड़िया। अब कहोगे सर इसको भी याद रखने का ट्रिक बताओ। मैं वैसे तो बताता नहीं, पर फिर भी देखो इसको कैसे याद रख सकते हो। ता, सा, तासा, तेका, माऊ। ठीक है? तासा, तेका, माऊ। ता से तमिल, सा से संस्कृत, ते से तेलुगु और के से कन्नड़, मा से मलयालम, ओ से उड़िया। अब सीक्वेंस में याद रखना है तो बस इन दोनों को एक्सचेंज कर देना, ठीक है? तो पूरा का पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। तासा, तेका, माओ ये 6 भाषाएँ हैं जो पहले थी। 2024 के अक्टूबर में 5 भाषाएँ जोड़ दी गई हैं। 5 भाषाएँ कौन-कौन सी? तो बाप पीएम, कैसे याद रखोगे? बाप पीएम। बी से बंगाली, ए से असमी और पी से प्राकृत, पी से पाली और एम से मराठी। ये 5 अभी पूछे गए, हाल के कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना है। और क्या है सर? देखो, अब आ जाते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट में बांटा गया, तो वर्तमान में कितने पार्ट हैं भाई साहब? तो वर्तमान में 25 पार्ट हैं। शुरू में कितने थे? 22 पार्ट थे। तो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, वैसे तो हम एक-एक पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या आ जाता है, पूछा जाता है? यूनियन एंड टेरिटरी आ जाता है। शेड्यूल अलग था, पार्ट अलग है। पार्ट और छोटा बंटवारा है। तो पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ आर्टिकल तक? 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक। पार्ट 2 में क्या आ जाता है सर? सिटीजनशिप आ जाता है, 5 से लेकर 11 आर्टिकल तक। पार्ट 3 में क्या आ जाता है? फंडामेंटल राइट्स आ जाता है, 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक। पूछा जाता है डायरेक्ट ये पार्ट्स और आर्टिकल्स। पार्ट 4 में आ जाता है डीपीएसपी, ठीक है? 36 से 51 तक। और पार्ट 4 ए इंपॉर्टेंट है, इसको 42वें संविधान संशोधन से लागू किया गया। क्या है सर? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है? ये 51 ए आर्टिकल में आता है, पूछा जाता है। और क्या है सर? ये 5-6 नहीं पूछा जाता है, 7 नंबर पूछा जाता है। 7 में क्या है सर? तो 7 को रिपील कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। किससे? 7 को 7वें अमेंडमेंट एक्ट से। बहुत आसान याद रखना। 8 में यूटी आता है, 9वां इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9वां क्यों? क्योंकि इसमें पंचायती राज्य को शामिल किया गया 73वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 लेकर के। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 243 से लेकर के 43 ओ तक है। फिर दूसरा एक पार्ट है 9A। क्या है? 9A। इसमें क्या जाता है? म्युनिसिपैलिटी आ जाती है। 74वां अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में ही। और इसमें ओ के बाद क्या आता है? पी से लेकर के जेड जी तक आता है आर्टिकल। 9B की बात कर लेते हैं हम। 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये 97वां अमेंडमेंट एक्ट 2011 में होता है। इसके तहत आ जाता है आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर के जेड टी तक आ जाता है, राइट? अब आते हैं पार्ट 10, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पार्ट कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो देखो। वैसे हम सारे पार्ट कवर करेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए यहाँ से सवाल बनेगा वो बता रहा हूँ। पार्ट 14A, इसमें क्या आ जाएगा सर? तो पार्ट 14A में आ जाता है ट्रिब्यूनल्स, जो कि 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़े गए थे। 323A से लेकर 323B आर्टिकल, ठीक है? और क्या इंपॉर्टेंट है सर? तो इंपॉर्टेंट है आपका ये पार्ट 17 और पार्ट 18। पार्ट 17 में क्या है सर? ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 में क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस। ये दोनों पूछे जा चुके हैं। और पार्ट 20 जिसमें अमेंडमेंट, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है प्रियम्बल पर, ठीक है? इतना डिटेल में जानेंगे प्रियम्बल को भी। प्रियम्बल में जितनी चीजें तुम्हारे एग्जाम के लिए इनफ है, उतना चीजें सब कुछ लेकर के आया। तो सबसे पहले प्रियम्बल का कंसेप्ट कहाँ पर आता है? तो यूएसए में देखने को मिलता है। वैसे पहला ऐसा देश बनता है जहाँ पर प्रियम्बल का कंसेप्ट आता है, और वहीं से हम भी एडॉप्ट करते हैं। हालांकि जो भारत में सोर्स की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, जो आपको पता है 13 दिसंबर को एक्सेप्ट कर लिया गया था संविधान सभा में, ठीक है? जो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया था? प्रपोज किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को। उसी के आधार पर इसको बनाया गया। जो बातें आज देखते हैं ना, जो आपको फीचर्स दिखाई देते हैं आपके प्रियम्बल के, उसमें से मोटा-मोटी बातें उस समय के इस रेजोल्यूशंस में लिखी हुई थी। वहीं से हमने ये चीजें ली हैं। तो हमने एक चीज ये देख लिया कि इसका आधार क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। हमने बोरो कहाँ से किया? यूएसए से। प्रियम्बल का आइडिया एडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर को। और इनफोर्स लागू कब किया? 26 जनवरी को। कोई दिक्कत नहीं। शुरू में क्या था ना, प्रियम्बल को कहते थे कि भाई इसको अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन केशवानंद भारती केस हुआ तो ये हो गया कि भाई साहब ये अमेंडमेंट है। केशवानंद भारती केस को और भी केसेस को हम डिटेल में कवर करेंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, नॉन जस्टिसेबल है। अगर इसका हनन होता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है? अब पूछा जाता है कि भाई साहब
जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है प्रियम्बल को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है ये पूछा गया है। उसको कहाँ से पावर मिलता है, तो उसको पावर मिलता है वी से। वी यानी हम लोगों से, जो भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग, ठीक है, इससे पावर मिलता है संविधान को, और संविधान से पावर मिलता है हम सब। तो ये ध्यान रखना है। ये डायलॉग नहीं मार रहा हूं मैं, ये पूछा गया आपके एग्जाम में। और 3 शब्द ऐसे हैं जो कि संविधान में शामिल नहीं किए गए थे। इसमें से एक-एक लाइन जो लिख के लाया हूं ना, ये सब तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसको नहीं छोड़ सकते। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द शुरुआत में नहीं थे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के बाद तुम्हारे संविधान प्रियम्बल में शामिल किए गए हैं। अब तुम्हारे संविधान को, सॉरी, प्रियम्बल को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, प्रियम्बल को देखने से पहले देख लो, कुछ लोगों ने प्रियम्बल पे कमेंट किए, जैसे के एम मुंशी साहब ने कहा ये जो प्रियम्बल है ये पॉलिटिकल होरोस्कोप है। क्या है? होरोस्कोप है, मतलब ये कुंडली है। होरोस्कोप का मतलब क्या होता है? कुंडली। संविधान की कुंडली कहा किसने? मुंशी जी ने। भार्गव साहब ने, ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि ये संविधान की आत्मा है, पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा कि ये संविधान का आभूषण है। सिर्फ कीवर्ड याद रखना है, आत्मा, आभूषण। और ये भी बोला कि संविधान को मापने का एक मानदंड है। ये तीनों बातें किसने कही थी? ठाकुरदास भार्गव ने कही थी। फिर पालखी वाला आते हैं। पालखी वाला कहते हैं कि भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ये पूछा गया है। आइडेंटिटी कार्ड है कौन? तो प्रियम्बल। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बना था, ये तो हटा दो। बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा कि भाई साहब ये जो है फंडामेंटल वैल्यूज और फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण स्वामी अय्यर साहब ने कहा ये संविधान की कुंजी है। किसने कहा था? कृष्ण स्वामी अय्यर ने, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्नस्ट बाकर ने कहा कि ये की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब ये देख लो आपका संविधान। ये है आपका संविधान, जिसमें क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल सीक्वेंस में। क्यों? क्योंकि अभी एग्जाम्स में क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जाता है ऐसे: सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, उसके अलावा क्या है? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 शब्द हैं। अब देखो ये पांचों शब्द बिल्कुल मैंने सीक्वेंस में लिखा है, सीक्वेंस में लिखा है। अब ये क्या कर देते हैं ना, आजकल एग्जाम में पूछ रहे हैं, इस सीक्वेंस को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे सोवरेन को बाद में लिख दिया, सोशलिस्ट को पहले लिख दिया, या सेकुलर को पहले लिख दिया। अब पूछते हैं कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस ठीक है प्रियम्बल के हिसाब से। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। अब इसको याद रखने का तरीका है से सॉरी सो से, ये 2 हो गए। ठीक है, से और डी आर। से डी आर, से डी आर। अब वी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, ये ध्यान रखना है। सोवेरियन, सबसे पहले हम सोवरन स्टेट है। सोवरन का मतलब क्या है? हम स्वायत्तता है हमारे पास, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, बाकी सब चीज बाद में है। हम सबसे पहले आत्मनिर्भर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये 5 शब्द आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या है सर? इसमें है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सारे शब्दों को पढ़ेंगे। जस्टिस कितने तरह का है तो देख लो: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। 3 तरह की जस्टिस की बात करी गई है, पूछा जाता है कितने तरह की जस्टिस, तो 3 तरह की जस्टिस। लिबर्टी कितने तरह की है? तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। ठीक है, ये 5 तरह के हैं। 5 तरह का क्या है? लिबर्टी है। 5 तरह का क्या है? लिबर्टी है। ठीक है, और क्या है सर? इक्वलिटी किस किस चीज का है? तो स्टेटस का और अपॉर्चुनिटी का। 2 तरह का हमारे पास इक्वलिटी है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ये सब पूछा गया है आपसे। इसमें यह भी लिखा गया है कि ये इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को हेयर बाई एडॉप्ट इनेक्ट। ठीक है, लेकिन इफेक्टेड कब से है? तो 26 जनवरी से। ये ध्यान रखना, हिंदी में भी मैंने लगा दिया है। अब इसके एक एक की वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले देखो, सोवरन वर्ड था, तो सोवरन को समझते हैं। सोवरन वर्ड का मतलब है कि इंटरनली हम सुप्रीम हैं। इंटरनली सुप्रीम का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। सबसे ऊपर, सबसे टॉप पर कौन आता है? कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके अलावा कोई नहीं है भारत के अंदर। भारत के बाहर की अगर हम बात करें एक्सटर्नली, तो हम अपना निर्णय खुद लेंगे। कोई दूसरा देश ये आकर के नहीं कहेगा कि भाई साहब आपके देश का निर्णय हम लेंगे। कोई ट्रंप आकर के नहीं कहेगा कि भाई साहब हमने युद्ध रुकवाया है, या हम चाहेंगे कि भारत किससे व्यापार करे या ना करे। भाई तुम हो कौन?
हम सोवरेन नेशन है, हमें पता है कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो हम अपना निर्णय हमें किसके साथ कैसा रखना है, किसके साथ क्या निर्णय लेना है, अंदर भी बाहर भी हम खुद ले सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा और सबसे भारी वर्ड का वर्ड है वो है सोवरेन, जो बताता है कि हम सबसे फ्री है, हमारे अपने मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हालांकि हम यूएन के मेंबर हैं, बट वहां भी हम क्या है, इंडिपेंडेंट है, हम अपना डिसीजन लेते हैं, अपनी राय रखते हैं, ठीक है। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का क्या मतलब है सर? तो सोशलिस्ट का मतलब है टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, समाज में जो असमानता है उसको कम करना, और वेलफेयर स्टेट इसको बढ़ावा देना, ठीक है, कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें होती हैं। इसको ओरिजिनली ये शामिल नहीं था, लेकिन इसको 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस शब्द को शामिल किया गया। दूसरा, अब तीसरा वर्ड क्या है? सेक्युलर। सेक्युलर वर्ड का मतलब मैंने बताया आपको कि अपने स्टेट का, इस राज्य का, इस देश का कोई भी अपना धर्म नहीं है, ठीक है, बल्कि ये सारे धर्मों का बराबर रिस्पेक्ट करता है। इसको भी 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। और क्या है सर? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड का क्या मतलब है सर? इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट या सरकार जिसको लोगों ने चुना हो। हम अभी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों को हम देखेंगे, तो फिलहाल देख लो। डेमोक्रेटिक क्या मतलब है कि वैसा सरकार जिसको लोगों ने चुना हो, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेसिस है, एक पर्सन के पास एक वोट का अधिकार है। ये सब डेमोक्रेटिक डिफाइन करता है। रिपब्लिक का सिंपल मतलब होता है जो देश का हेड होगा ना, जो देश का मुखिया होगा, वो इलेक्ट किया जाएगा। तुमसे क्वेश्चन पूछूं, पीएम इलेक्ट किया जाता है कि नॉमिनेट किया जाता है, कि अपॉइंट किया जाता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो हम ये करेंगे, ठीक है, बताना मुझे। जस्टिस की बात कर लें, जस्टिस की बात कर लें तो जस्टिस में क्या क्या हो गया? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरह की जस्टिस की बात करी गई। लिबर्टी की बात कर लें तो 5 तरह के: थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, 5 तरह के लिबर्टी। इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की, विचार की, विश्वास की, धर्म के स्वतंत्रता की, इन सब की अपनी क्या है? विशेषता है, अपनी छूट है, अधिकार है। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है? नहीं, इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। आप ऐसा कुछ नहीं करें जिससे दूसरों को आहत पहुंचे या दूसरों को अफेक्ट, उतना ही आपको छूट दी गई है। इक्वालिटी में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इसको रहने दो। फ्रेटर्निटी का मतलब सिंपल होता है भाईचारा या बंधुत्व, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। यूनिटी का मतलब समझते हो, सब एक साथ रहे। इंटेग्रिटी होता है बेसिकली जमीन से जुड़ा हुआ, ठीक है, तो जमीनों का, टेरिटरीज का एक साथ होना इंटेग्रिटी कहलाता है। जैसे यूएसए वाले जो हैं, उनके स्टेट के पास अपने अपना अधिकार है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अगर वो चाहे तो वो सेपरेट हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते, ठीक है। हम देखेंगे अगली क्लास में, जब हम इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट जब हम पढ़ेंगे, तो समझेंगे कि क्यों कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट, राइट। अब देखो, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक दोनों शब्दों को हम समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है, ये डायरेक्ट तुमसे पूछा जाता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये डेफिनेशन दिया था किसने? अब्राहम लिंकन ने, ठीक है। क्या होता है सर इसका मतलब? कि ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के द्वारा हो और लोगों के लिए चुनी गई हो, तो हम उसको कह देते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। जिसमें जनता क्या होती है? सर्वोच्च होती है, उसको हम कह देते हैं डेमोक्रेसी। अब दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी किसको मानी जाती है? यूनाइटेड स्टेट्स को। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी किसको मानी जाती है? तो भारत को, ठीक है। ये बातें हो गई। अब इस डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो होता है कि भाई साहब, जिसमें लोग जो हैं, पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं फाइनल डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे? जैसे 4 शब्द तुमने सुने होंगे, हिंदी में लिख लेना इनको, हिंदी यहाँ नहीं लिखा हुआ है: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। रेफरेंडम में क्या होता है भाई? सुनते जाओ, सब सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं कि एक लॉ या पॉलिसी क्या करा जाता है? पेश किया जाता है, ठीक है, कि भाई साहब आओ इसको देखो, और लोग वोट करते हैं इसको, क्योंकि लोग को ही निर्णय लेना है। हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी देख रहे हैं ना, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग निर्णय लेंगे। तो लोग पहले इसको देखते हैं, पेश कोई और कर रहा है, ठीक है, देखते हैं और उस पर अपना राय रखते हैं, हाँ या ना कहते हैं। अगर मेजोरिटी कहती है कि ठीक है, तो फिर ठीक है। दूसरा होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएट करना। इनिशिएट का मतलब शुरू करना। इसमें सिटीजन जो है या लोग जो है वो खुद लॉ भी खुद लेके आते हैं और फिर बाद में वोट भी करते हैं, ठीक है। जैसे यूएसए वगैरह हो गया, ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया वगैरह में हो गया। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है याद दिलाना, कि बेटा याद करो तुमने चुनाव के समय में क्या हमसे वादे किए थे। मतलब मैं डायलॉग बता रहा हूं तुम्हें, तो रिकॉल का मतलब होता है याद दिलाना।
तो रिकॉल का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसको उसके समय पूरा होने से पहले निकाल देने की प्रक्रिया को रिकॉल कह देते हैं। ये शब्द आपने खूब सुना होगा, प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट इशू ले आओ, खास करके जमीन से जुड़ा हुआ, और उस पर लोगों से डायरेक्ट वोटिंग कराओ, ठीक है, तो उसको हम प्लेबिसाइड कह देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका डेमोक्रेसी का, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, बल्कि किसी को चुनकर भेजते हैं, वो चुनता है, ठीक है। तो वो चीजें हम देखेंगे। जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसमें क्या हो जाता है, जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है सर, पहले जान लो। यहां देखो, कहाँ गया, हाँ यहाँ देखो, तीन चीजें होती हैं, तीन अंग होते हैं सरकार को चलाने के लिए। किसी भी देश में तंत्र को चलाने के लिए तीन अंग होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। ये भी पूछ लिया जाता है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, विधायिका। अच्छा, विधायिका क्या होता है, इसका मेन काम ये है कि लॉज को बनाना, कानून को बनाना, पॉलिसीज को बनाना, स्कीम्स को बनाना, जो भी मेन काम होते हैं देश में, जितने लॉ रूल्स नियम लागू होंगे, वो सब बनाने का काम लेजिस्लेचर करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत की संसद, वहीं पर बनता है सारा कानून, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा मिलकर के डिसाइड करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव का काम यह है कि जो लॉ बना है उसको इंप्लीमेंट यानी लागू करवाना या उसको चलवाना, ठीक है। तो ये कौन कराता है, तो ये करवाता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर्स जितने होते हैं, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तीसरा जो कड़ी है वो है कौन, जुडिशरी। जुडिशरी कौन है, न्यायपालिका। ये लॉ और जस्टिस को इंश्योर करती है। अच्छा, पूछ लिया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन कौन है, तो गार्जियन ये है सुप्रीम कोर्ट, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या सुप्रीम कोर्ट देकर के ना जुडिशरी दिया हो तो जुडिशरी आपको लगाना है। इन तीनों में से जुडिशरी हमारी गार्जियन है, कि अगर इन केस ये दोनों मिलकर के कोई भी तरह का हनन करते हैं, हमारे संविधान का, हमारे अधिकारों का, कोई भी चीज हनन करते हैं, रूल रेगुलेशन का, तो फिर हमें हमारे लिए कौन खड़ा होता है, वो है जुडिशरी, ठीक है। तो ये तीनों अंग आपको ध्यान में रखना। अब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में फर्क पता चल गया। वापिस आते हैं टॉपिक पर। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, आपने देखा कौन कौन है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, तो वो लेजिस्लेचर यानी विधायिका के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है, जैसे भारत हो गया, यूके हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंशियल में क्या हो जाता है ना, कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। सॉरी, मैंने बोला पार्लियामेंट में क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे पार्लियामेंट में अगर अगर हमारे प्रधानमंत्री कुछ कर रहे हैं तो उनको पार्लियामेंट में जाकर के जवाब देना है। जबकि प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता है। जैसे आप देख लोगे यूएस वगैरह में, वहां पर दूसरा मामला है, ठीक है। तीसरा होता है सेमी प्रेसिडेंशियल, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फ्रांस वगैरह में मिक्स सिस्टम है, दोनों का मिक्सचर है। अच्छा, कुछ और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे डेमोक्रेटिक तो आपने देख लिया। एक होता है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। क्या होता है सर, इसमें ये होता है कि पावर जो है वो या तो एक ही आदमी के अंदर हो, एक ही आदमी के पास हो, या उसके बनाए हुए ग्रुप में हो, तो हम उसको कह देते हैं ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। ये पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो वो उसका एग्जांपल कौन है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, ठीक है। एनआरकी, यही पूछा गया आपके एग्जाम में, एनआरकी वाला क्वेश्चन। एनआरकी, एन या ए का मतलब क्या होता है, नॉट, आरकी का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस। तो ऐसा सिस्टम या ऐसा देश जहां पर गवर्नमेंट है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड एनार्की। या कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, हम उसको कह देते हैं एनार्की, ठीक है। एनार्की लग गया है, जैसे सोमालिया में हुआ था। ओलिगार्की, ओलिगो शब्द का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। तो ओलिगार्की में ये होता है कि कुछ लोग मिलकर के, जो इलिट क्लास के लोग हैं, वो मिलकर के क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओलिगार्की। जैसे रशिया वगैरह में होता है। मोनार्की में क्या होता है, मोनो शब्द इसमें है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। तो जैसे कोई राजा या रानी जहां पर रह रहे हैं ना, या उनके वंशज जो शासन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोनार्की, जैसे सऊदी अरेबिया। थियोक्रेटिक, थियोक्रेटिक का मतलब होता है वैसा शासन जो रिलीजन के आधार पर हो, रिलीजन बेस पर हो, जहां पर रिलीजियस लीडर मेन भूमिका में, जैसे ईरान वगैरह हो गया, आपने देखा होगा अयतुल्ला खामनेई वगैरह, जो कि अभी मारे गए। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट में क्या होता है, जहां पर ये होता है कि भाई इनइक्वालिटी को कम किया जाए और स्टेट क्या करें, कि जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करें। कम्युनिस्ट में क्या होता है, कम्युनिस्ट में ये होता है कि भाई साहब स्टेट जो होता है ना, जितने प्रोडक्शंस हैं, जितने सोसाइटी है, उन सबको कंट्रोल करती है। जैसे चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। डिक्टेटरशिप क्या होता है, डिक्टेटरशिप में ये होता है कि भाई साहब
एक ही रूलर में सारे पावर, जैसे नॉर्थ कोरिया में आपने देखा, वही अथॉरिटेरियन वाला। रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो क्या हो जाता है, नॉट हेरिडेटरी, उसको कोई ना कोई इलेक्ट कर रहा है, लोग इलेक्ट कर रहे हैं जो सिटीजन है। रिपब्लिक को और डिटेल में देखते हैं। देखो, रिपब्लिक का मतलब ऐसा होता है, सिंपल मीनिंग समझ लो, जो हेड ऑफ स्टेट होगा ना, हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट मैम, ठीक है। तो जो हेड ऑफ स्टेट होगा ना, उसको इलेक्ट किया जाएगा। अब भले ही उसको डायरेक्टली ना किया जाए या इनडायरेक्टली किया जाए, जिससे भी किया जाए, बट उसको इलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है वंशानुगत वो चलेगा कि भाई साहब हाँ भाई इनका लड़का ये, इनका लड़का ये, वैसा नहीं होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली पावर किसके पास रहता है, तो पीपल के पास रहता है। हम देखेंगे ना कि प्रेसिडेंट को जो चुनने वाले कौन है, कौन कौन लोग हैं जो उनका चुनाव करते हैं, ठीक है, वो वही लोग होते हैं जिनको चुनकर हम भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली हम ही चुन रहे हैं ना, इनडायरेक्टली तो हम चुन रहे हैं। ये चीज हम देखेंगे। अच्छा, रिपब्लिक्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक और पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक की बात करें तो प्रेसिडेंट जो होता है, इसमें लगा है प्रेसिडेंशियल, तो प्रेसिडेंट जो होता है या राष्ट्रपति जो होता है, वो स्टेट का भी और गवर्नमेंट का भी, मतलब देश का भी और सरकार जो चल रही है उन दोनों का हेड होता है, रियल हेड होता है प्रेसिडेंशियल में। जैसे आप यूएस में देख लो, और लेजिस्लेचर में उसका कोई जवाबदेह नहीं होता। पार्लियामेंट्री में क्या होता है ना कि नॉमिनल हेड होता है, प्रेसिडेंट कहने को तो हेड है, अपने देश में देख लो कहने को तो हेड है, लेकिन मेन पावर किसके पास रहता है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास रहता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहता है, ठीक है। बस आज की क्लास में इतना ही था, और क्वेश्चंस मैं अभी नहीं करा पाया हूँ, क्वेश्चंस हम कर लेंगे, अगली क्लास में करा दूंगा मैं आपको। अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर ठीक लग रहा है, मजा आ रहा है, तो क्लास करते रहिए और दोस्तों को बताते रहिए, क्लासें आती रहेंगी। और फटाफट से पॉलिटी खत्म करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। मजा आ रहा है, कोई अच्छा रिव्यू हो तो बताइए, ठीक है। अच्छा लिखते हैं आप लोग, कमेंट करते हैं तो हमें भी थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, काम करने में मजा आता है। बाकी अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो ये स्कैन करके, जो सामने आपको दिख रहा है क्यूआर, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम ग्रुप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये भी मैंने बोला था कि आप इस स्कैन वाले पर क्लिक करोगे अगर, ठीक है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे, ठीक है। या ये भी मैंने बोला था, एक सेकंड रुक जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में आप पहुंच गए, जस्ट अ सेकंड। ये भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप इस वाले पर, जैसे जहां मैंने लिखा है ना सब्सक्राइब वाला, तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो सीधे आप कहाँ पहुंच जाओगे, आप पहुंच जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर जाकर के आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो ये चीजें करनी है, बाकी वीडियोज मिलते रहेंगे, कंटेंट कैसा लग रहा है बताते रहिए। मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखिए आप लोग, टाटा बाय बाय, जय हिंद।